नमस्कार, मेरा नाम सारिका है। मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें से तीसरा बच्चा अभी 5 साल का है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में नाम मात्र का संभोग और प्रतिक्रिया रह गई थी। दूसरे बच्चे के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई है, इसलिए मुझे जब मौका मिला, तो मैंने दूसरों के साथ संभोग कर लिया। यह इसलिए मुमकिन हुआ, क्योंकि मैं उड़ीसा में थी और मेरे पति काम पर चले जाते थे। उसी दौरान मुझे मौका मिल जाया करता था। उड़ीसा में मैं 13 साल रही और इस दौरान मैंने अपने पति के अलावा 4 और लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिनमें से अमर के साथ लंबे समय तक सहवास किया। बाकी में से एक के साथ 2 साल तक, एक के साथ 7 महीने और एक के साथ 3 दिन तक शारीरिक संबंध रखे, पर मेरे लिए मुसीबत तब हो गई, जब पति का तबादला झारखंड हो गया। मेरे पति ने मुझे बच्चों के साथ गांव में रहने को कहा, क्योंकि रांची से 1 या 2 दिन में घर आ जा सकते थे। उनका आना मेरी रात्रि के अकेलेपन को दूर नहीं करता था। मेरी उम्र अब 39 वर्ष की होने को थी और पता नहीं क्यों, मेरी काम वासना और भी ज्यादा होने लगी थी। उसी बीच पति ने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर खरीदा। मेरा एक भतीजा आया हुआ था, तो उसने मुझे इंटरनेट पर बात करना सिखा दिया। फिर मेरी एक सहेली जिसका नाम सुधा है, जो बेंगलोर में रहती है, उससे मैं बात करने लगी। बच्चे जब स्कूल चले जाते, तो हम दोनों खूब लिख लिख कर बातें करते। हम बचपन की सहेलियां हैं, इसलिए हम खुलकर बातें करते थे। इसलिए मैंने उसे ये सब बातें बता दी। उसने मुझे बताया कि शायद मैं रजोनिवृत्ति की तरफ जा रही हूँ, इसलिए मुझे काम की इच्छा अधिक हो रही है। रजोनिवृत्ति 45 से 50 के बीच हो जाता है, पर मेरी उम्र 39 साल ही थी। मैं और मेरे पति के घर वाले एक और बच्चा चाहते थे, क्योंकि 2 लड़के थे और हम एक लड़की चाहते थे, पर पति का सहयोग नहीं मिल रहा था। मैंने पति से बात भी की कि अगर बच्चा चाहिए तो जल्दी करना होगा, क्योंकि ये उम्र बच्चे पैदा करने के हिसाब से स्त्री के लिए खतरनाक होता है। पर पति ने कह दिया कि इसमें ज्यादा जोर नहीं देना है, अगर हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और जरूरी नहीं कि बच्ची ही पैदा हो। तब मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई। हम यूं ही कुछ दिन ऐसे ही बातें करते रहे। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि अगर ऐसी बात है, तो किसी का वीर्य ले लो। मुझे यह बात समझ नहीं आई। तब उसने मुझे बताया कि जैसे ब्लड बैंक होता है, वैसे ही वीर्य बैंक होता है, जहां से किसी मर्द का वीर्य चिकित्सक सुनिश्चित करके देता है कि बच्चा कैसा होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। इस तरह अधिक गुंजाइश के साथ आपकी योनि में कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करवाते हैं। मुझे यह तरकीब अच्छी लगी, पर पति को नहीं, तो फिर मैंने उम्मीद करना ही बंद कर दिया। तभी एक दिन सहेली से बात करते हुए हम अपने संभोग के बारे में बात करने लगे। उसने मुझे बताया कि बेंगलोर जैसे शहरों में संभोग बड़ी बात नहीं है, वहां आसानी से कोई भी किसी के साथ सेक्स कर सकता है, क्योंकि वहां लोग आपस में काफी व्यस्त रहते हैं। किसी को दूसरों के जिंदगी में झांकने का समय ही नहीं है, इसलिए लोग छुपकर कहीं भी किसी के साथ संभोग कर लेते हैं। तभी उसने मुझे अपना राज बताया कि उसके पति काम के सिलसिले में पार्टियों में जाते हैं, वहां तरह तरह के लोगों से उसकी मुलाकात करवाते हैं, इसलिए उसकी दोस्ती बहुत से मर्दों के साथ है और उनमें से कुछ लोगों के साथ अक्सर बाहर घूमने फिरने जाती है तथा उनके साथ संभोग भी करती है। इसके अलावा अगर उसे किसी दूसरे मर्द से संभोग करना हो तो उसका भी इंतजाम हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अगर इनमें से कोई साथी बदलना चाहे, तो बदल लेते हैं। खैर, ये तो रही उसकी बात। अब मैं अपने पर आती हूँ। इन सारी बातों को जानने के बाद मेरी सहेली ने मुझे एक तरकीब बताई। उसने मुझसे कहा कि नेट पर देखो, बहुत से मर्द मिल सकते हैं जो संभोग करना चाहते हैं और सब कुछ राज रखते हैं। पहले तो मैंने नखरे दिखाए। तब उसने कहा कि ऐसा पहली बार तो नहीं कि पराये मर्द से संभोग करोगी। तब मैंने भी हाँ कर दी, पर मुसीबत यह थी कि अब पहले की तरह मैं आजाद नहीं थी। यहाँ हर कोई मुझे जानता था। मैं किसी दूसरे मर्द से मिली तो मेरी बदनामी होती, इसलिए मैंने मना कर दिया।
पर कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे कहा अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर चली जाऊं तो काम बन सकता है। मुझे भी पिताजी से मिले काफी समय हो चुका था, सो मेरे लिए यह आसान था। तब मैंने अपनी सहेली से बात की, कैसे होगा ये सब और किसके साथ। तब उसने मुझे बताया कि उसका एक समाज सेवा केंद्र में एक दोस्त है जो यह कर सकता है। वो दोनों हफ्ते में एक दिन मिलते हैं और संभोग भी करते हैं। मैं उसको सुनती रही। उसने आगे बताया उसका भी किसी दूसरी औरत के साथ संभोग का मन है, इसलिए तुमसे यह बात कही। संयोग की बात यह है कि वो इस बार हमारे गांव आना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक किताब लिख रहे हैं जो भारत के गांवों पर है, इसलिए कुछ दिन यहीं रहेंगे। तब हमने भी समय तय कर लिया। 2 हफ्ते के बाद मेरी सहेली और उसका दोस्त आ गए। मैं भी पति से कहकर पिता के घर चली गई। बच्चों के स्कूल की वजह से उनको घर पर ही रहने दिया, उनकी बड़ी माँ के साथ। मेरे दिल में अब एक ही चीज थी कि वो कैसा होगा, क्या उसके साथ सब कुछ सहज होगा या नहीं, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं बिना किसी को जाने संभोग के लिए राजी थी। मैं पहले दिन पिताजी के साथ ही रही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिली थी। घर पर भाई और भाभी थे, जो रात होते ही अपने कमरों में चले जाते थे, क्योंकि गांवों में लोग जल्दी सो जाते थे। पर पिताजी उस दिन मुझसे करीब 10 बजे तक बातें करते रहे, तो उस दिन देर से सोए। अगले दिन मेरी सहेली अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे मुलाकात करवाई। उसका नाम विजय था। कद काफी लंबा, करीब 6 फीट से ज्यादा, काफी गोरा, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू देखकर लगता नहीं था कि उम्र 54 की होगी। बाकी मेरे घर वालों से भी मिलवाया। मैंने उनको नाश्ता पानी दिया, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद विजय ने कहा मुझे गांव देखना है। इस पर मेरी सहेली ने मुझे साथ चलने को कहा। मैंने मना किया, पर मेरी भाभी और भाई के कहने पर कि मेहमान हैं वो, मैं चलने को तैयार हो गई। जाते समय भाभी ने कहा खाना हमारे घर पर ही खाना। मैंने साड़ी पहन रखी थी, पर मेरी सहेली ने सलवार कमीज। रास्ते में हम गांव वालों से मिलते गए और सबको बताया कि वो एक समाज सेवक हैं और हमारे गांव को देखने आए हैं। गांव वालों और मेरे घर वालों को बात व्यवहार से मुझे अब यकीन हो चला था कि हमारे साथ घूमने फिरने से किसी को हम पर शक नहीं होने वाला था। पर मेरे दिमाग में यह ख्याल था कि कहीं ये लोग मुझे अभी संभोग के लिए तो साथ नहीं ले जा रहे, पर मैं शर्म के मारे कुछ नहीं कह रही थी। फिर सुधा ने विजय से कहा नदी किनारे चलते हैं। इस पर विजय बहुत खुश हुआ और अपना कैमरा निकालकर इधर उधर की तस्वीरें लेने लगा। मैं बता दूं कि हमारे गांव की नदी चट्टानों वाली है। हम जब नदी के पास पहुंचे तो विजय रुक गया और कहा मुझे पेशाब लगी है। यह सुन मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके पेशाब करने की जब आवाज आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। वो बस एक हाथ मुझसे दूर था और अपना लिंग बाहर निकाले पेशाब कर रहा था और मेरी सहेली उसको देखकर अपने गांव के बारे में बता रही थी। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो पेशाब नहीं कर रहा, बल्कि यूं ही खड़ा है। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और फिर उसने अपना लिंग हिलाकर पेशाब की आखिरी बूंद गिराई और लिंग अंदर कर लिया और हम चलने लगे। उसी दौरान मैंने उसका लिंग देखा। पेशाब के दौरान उसने अपने लिंग के ऊपर के चमड़े को खींच लिया था, जिससे उसका सुपारा लाल और गोल दिख रहा था। मैं अब यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इसका ये उत्तेजित होने पर कितना विशाल हो जाता होगा। वे लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी हम नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम उसको अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे। मेरी सहेली ने तभी उसको बताया हम लोग बचपन में इस नदी में नंगी होकर भी नहाती थी। इस पर विजय ने कहा कितना मजा आएगा अगर अभी तुम दोनों नंगी होकर मेरे सामने नहाओ। हा 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 हा। सुधा भी हंसने लगी, पर मैं तो शर्म से कुछ नहीं बोली। अब विजय मेरी तरफ देखता हुआ बोला सारिका तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अगर कुछ अपना ध्यान रखो तो और भी सुंदर दिखोगी।
मैंने कहा, इस उम्र में अब क्या ध्यान रखना? कौन है जो अब मुझे देखेगा? तब सुधा ने मुझसे कहा, क्या जरूरी है कि हम दूसरों के लिए ही अपना ख्याल रखें? तुम बिल्कुल गंवारों की तरह बातें करती हो। लोग अपना ख्याल खुद के लिए भी रखते हैं। विजय, देखो सारिका, तुम्हें अभी बहुत कुछ है। तुम्हारी खूबसूरती तो लाखों मर्दों को पागल कर देगी। मेरी सहेली, हाँ, बस अपना ये पेट अंदर कर लो तो। यह कहकर वो लोग हंसने लगे, पर मुझे ये अजीब लगा क्योंकि ऐसा मुझे पहले किसी ने नहीं कहा था। फिर उन लोगों ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि बस मजाक कर रहे थे। मैं भी उनकी बातों को ज्यादा दिमाग में न लेते हुए बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करते काफी समय हो चुका था, तो मैंने वापस चलने को कहा। तब विजय ने कहा, कुछ देर और रुकते हैं, काफी रोमांटिक मौसम है। फिर बात चलने लगी कि खुले में सेक्स करने का अलग ही मजा होता है। विजय ने कहा, अगर मुझे ऐसी जगह मिले तो मैं घर के बिस्तर पर नहीं बल्कि यहीं खुले में सेक्स करूंगा। तब मेरी सहेली ने कहा, सोचते क्या हो, सारिका तो यही है, कर लो इसके साथ। तब मैंने शर्माते हुए कहा, पागल है क्या तू? जो मन में आता है बक देती है। उसने कहा, इसमें शर्माना क्या? तुम दोनों को मिलवाया ही इसीलिए है। तब विजय मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट में वासना झलक रही थी और मेरा सिर शर्म से झुक गया। अब मेरी सहेली ने कहा, मौका अच्छा है, मैं पहरेदारी करूंगी, तुम दोनों मजे करो। पर मैं सिर झुकाए थी। तब विजय मेरे पास आया और उसने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे चूम लिया। मेरा पूरा बदन सिहर गया। जब मेरा कोई विरोध नहीं देखा तो उसने मेरी कमर को कस लिया और मेरे मुंह से मुंह लगाकर मुझे चूमने लगा। मुझे तो जैसे होश ही नहीं रहा था। पर कुछ देर बाद मैंने उससे खुद को आजाद कराया और कहा, यह जगह सही नहीं है, कहीं और करेंगे। पर विजय ने जोर दिया, सुधा देख रही है, कोई आएगा तो हमें कह देगी। पर मैंने उसको मना कर दिया। तब मेरी सहेली ने कहा, रहने दो, अगर वो नहीं चाहती यहाँ तो कहीं और करना, अभी अपने पास कुछ दिन भरपूर समय है। विजय ने कहा, मेरा अब बहुत मन कर रहा है, मैं अभी सेक्स करना चाहता हूँ। पर मैंने साफ मना कर दिया। इस पर विजय ने कहा कि अब वो सुधा के साथ करेगा, इसलिए हम वहां से चलकर एक ऐसी जगह गए जहां छुपा जा सकता था। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, यहीं पास में रहो और अगर कोई आए तो बता देना। अब मेरी सहेली ने अपना पजामे का नाड़ा खोला और उसे नीचे सरका कर बैठ गई। मैंने सोचा, ये कौन सा तरीका है? फिर देखा कि वो पेशाब कर रही है और वहीं विजय अपनी पतलून नीचे करके लिंग बाहर निकालकर अपने हाथ से हिला रहा था। मैंने जैसा देखा था अब उसका लिंग वैसा नहीं था। अब वो काफी सख्त और लंबा हो चुका था, करीब 8 इंच लंबा। मैं हैरान थी उसके लिंग के आकार को देखकर और अब मुझे भी कुछ होने लगा था, पर मैंने खुद पर काबू किया। सुधा पेशाब कर रही थी। तब विजय ने झुककर हाथ से उसके पेशाब को उसकी योनि में फैला दिया। मुझे ये देख कुछ अजीब लगा पर मैं खामोशी से देख रही थी। अब विजय ने अपने लिंग को मेरी सहेली के मुंह के आगे किया, तो उसने पहले उसके लिंग को अच्छे से चूमा, फिर मुंह में भरकर चूसने लगी। विजय उसके बालों को हटाकर उसके मुख में अपना लिंग अंदर बाहर करने लगा। कुछ देर बाद सुधा खड़ी हो गई और विजय ने उसको आगे की तरफ झुकने को कहा। फिर विजय ने झुककर उसकी योनि को कुछ देर प्यार किया। इस दौरान सुधा भी गर्म हो चुकी थी। कुछ देर के मुख मैथुन के बाद विजय सीधा हो गया, पर मेरी सहेली उसी तरह एक पत्थर के सहारे झुकी रही। विजय ने उसके दोनों पैरों को फैला दिया, फिर अपने लिंग पर थूक लगाकर अच्छे से फैला दिया और उसकी योनि में अपना लिंग लगा दिया। कुछ देर लिंग से योनि को रगड़ने के बाद धक्का दिया। लिंग अंदर योनि में चला गया और मेरी सहेली के मुंह से एक मादक आवाज निकली, मम्मस्सिश। विजय ने अब पीछे से उसके दोनों स्तनों को दबोचा और धक्के लगाने लगा। वो लगातार 15-20 धक्के लगाता तेजी में, फिर उसकी योनि में पूरी ताकत से पूरा लिंग घुसा देता और अपनी कमर को गोल गोल घुमाने लगता।
सुधा भी सिसकारी लेते हुए अपने विशाल कुल्हों को उसी तरह घुमाते हुए उसका साथ देती। उनकी कामुकता धक्कों के साथ और अधिक होती जा रही थी। अब वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुधा कह रही थी, विजय ऊपर और ऊपर, हाँ वही वही, एक बार और जानू प्लीज, एक और जोर से, आह। विजय भी उसकी कहने के अनुसार धक्के लगा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो हाँफ रहा था, पर इससे उसके धक्कों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वो तो मस्ती में उसे धक्के मार रहा था और सुधा भी उसका साथ दे रही थी। अब विजय ने उसको कहा, चलो कुतिया बन जाओ। तब सुधा पूरी तरह जमीन पर झुक गई और दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। विजय अब उसके ऊपर चला गया और उसके कमर के दोनों तरफ अपने पैर फैलाकर झुक गया और लिंग को उसकी योनि में घुसा दिया और संभोग करने लगा। दोनों काफी गर्म हो चुके थे। इस बार दोनों इस तरह मेरे सामने थे कि उनके कुल्हे मेरे सामने थे। मुझे विजय का लिंग उसकी योनि में साफ साफ घुसता निकलता दिख रहा था। अब तो उसकी योनि से चिपचिपा पानी भी दिख रहा था जो उसकी जांघों से बहता हुआ नीचे जा रहा था। दोनों के मुंह से अब सिसकारियां निकलनी तेज हो गई थीं। मेरी सहेली बार बार कह रही थी, जानू सीधे सीधे बुर में। हम और अंदर। करीब 30 मिनट के इस खेल के साथ विजय 10-12 जोरदार धक्कों के साथ शांत हो गया और उसके ऊपर ही हाँफता रहा, फिर अलग हुआ। जब उससे अलग हुआ तो उसकी योनि से विजय का वीर्य बह निकला, जिसे बाद में उसने साफ किया और पजामा पहन लिया। अब हम वापस आने लगे।